नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 3 पाठ 1 ध्वनि जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है उसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो इस प्रकार से है। सबसे पहले शब्दार्थ मृदुल, मृदुल कोमल, पात पत्ते, गात शरीर, कर हाथ, निद्रित निद्रा में या सोई हुई, प्रत्यूष प्रातःकाल या आशा, मनोहर सुंदर, तंद्रालस नींद में बोझिल, बोझिल मतलब नींद में डूबी हुई, नव यानी नया, अमृत सुधा, संघर्ष, सहर्ष, सहर्ष यानी हर्ष के साथ या खुशी से, अनंत जिसका अंत न हो, जो समाप्त न हो। अब है गद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर। यह आपके गद्यांश से जो प्रश्न उत्तर आते हैं उससे संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि और कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता के माध्यम से कवि वसंत के द्वारा लोगों के अंदर निराशा को निकाल कर आशावादी सोच लाना चाहते हैं। वह वसंत ऋतु जैसा उत्साह भर देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, ध्वनि शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, ध्वनि का अर्थ आवाज़ है, अतः अंतर्मन की आवाज़। प्रश्न नंबर 3, यह कविता किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर, खड़ी बोली में। प्रश्न नंबर 4, कवि प्रकृति के माध्यम से क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि प्रकृति के माध्यम से जीवन का आलस्य निराशा को दूर कर नवीन कार्य के लिए आगे बढ़ें, यह कहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5, कवि प्रकृति को अपनी ओर से क्या देना चाहते हैं? कवि प्रकृति को हरा भरा, सुंदर और प्राणवान तथा आशावान देना चाहते हैं। अब है आपकी पुस्तिका के संबंधित प्रश्न उत्तर, जिसका चिन्ह है कविता से। इस कविता से पहला क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि का अंत अभी नहीं होगा, उसे ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि कवि जीवन के निराशा नहीं है। ये पट्टी ये जो शब्द है थोड़ा गलत है, इसकी जगह आएगा जीवन के प्रति। यह उत्साह व ऊर्जा से भरा हुआ है। उनके जीवन रूपी वन में अभी वसंत आया है। उसे युवकों के उत्साह तथा नई ऊर्जा का संचार करना है और स्वयं की रचनाओं तथा कार्यों की खुशबू चारों ओर बिखेरनी है। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को विकसित करने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो सोई हुई हैं उनकी महक बनाए रखने के लिए उनका आलस्य छीन लेना चाहता है तथा उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इस संसार में से अनभिज्ञ हैं जो अर्थात उस युवा पीढ़ी को निराश व निद्रा से जगाते हुए उसमें आशावादी व उत्साह से भर देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों को तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि पुष्पों यानी नवयुवकों को तंद्रा व आलस को हटाने के लिए कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जिस तरह वसंत आने पर उनके मधुर स्पर्श से फूलों और तथा कलियां खिल जाती हैं, उसी प्रकार कवि भी प्रयत्नशील है। कविता से आगे, क्योंकि इस चैप्टर में कविता से के आगे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अच्छे हैं, ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मैंने इसमें प्रस्तुत किए हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। यह ओनली पढ़ने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इस प्रकार से इसका आंसर है। हमारे देश में 6 ऋतुएँ होती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु व वसंत ऋतु। इसमें वसंत को ऋतुराज कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में
अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी पड़ती है। ना तो सर्दी अधिक पड़ती है और न ही अधिक गर्मी पड़ती है। अंग्रेजी के महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होता है। इसमें वसंत पंचमी और नानक त्योहार आते हैं। कई प्रकार के त्योहार आते हैं। पीली सरसों खिलती हैं, पेड़ों पर नए पत्ते, नई कोमल नई नई चीज़ें और नए नए फूल, पत्तियाँ, फल सब आते हैं। आम के बौर भी आने लगते हैं क्योंकि गर्मी स्टार्ट होने वाली होती हैं। ये सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, इसीलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। उत्तर, वसंत ऋतु कुल 2 महीनों से कुछ अधिक होती है। यह आधे फागुन से शुरू होकर चैत के वैशाख के कुछ दिनों तक रहती है। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली के त्योहार, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, वैसाखी, देव और सरस्वती देवी की पूजा होती है। खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, वैसाखी आदि त्योहार इसमें मनाए जाते हैं। अब इसमें पूछा गया है किसी एक त्योहार का वर्णन कीजिए। तो आप चाहे तो शिवरात्रि, होली, मैंने यहाँ पर वसंत ऋतु के बारे में लिखा है जो इस प्रकार से है। भारत को प्रकृति सौंदर्य से पूर्ण करने में ऋतुओं का विशेष योगदान होता है। यहाँ के ऋतुओं में वसंत ऋतु सबसे प्रमुख है। यह फागुन व चैत में शुरू होती है। चारों ओर उत्साह और आनंद का वातावरण होता है। उत्तर भारत व बंगाल में देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। पीले वस्त्र पहनते हैं और पीला पकवान भी बनाया जाता है क्योंकि सरसों की पीली फसल लहराती उठती है, मानो धरती से पीली चादर को ढक रखा हो। यह एक सामाजिक त्योहार भी है क्योंकि इस पर लगे मेलों में मित्रों सहित संबंधियों का मेल जोल बढ़ता है। कुछ लोग आज से ही अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करते हैं। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और फूलों पर भंवरे तितलियां मंडराती हैं। प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। प्रातःकालीन भ्रमण जो अनूठा आनंद देता है। वसंत ऋतु को मधुर ऋतु भी कहते हैं। लोक गीतों की मधुरता व प्रकृति सौंदर्य भाव शून्य कर देती है। आए ऋतु वसंत, शीत का हुआ अंत, बागों में हरियाली छाई, प्रकृति मन मनोहर आई, झूम रही हैं दिगंत, छा रहा है आनंद अनंत। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी जो वसंत ऋतु के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके खान पान, उसके पहनावे, उस समय के त्योहार, उस समय स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ता है। अतः जैसे गर्मी की ऋतु में गर्मी अधिक लगती है वह सर्दी की ऋतु में ठंड अधिक लगती है। उपयुक्त बातों से उसी के अनुसार हम ऋतु का वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, यह है आपकी भाषा की बात। भाषा की बात के अनुसार प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक से अधिक पुनरावृत्ति हुई है, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आया है। यहाँ पुनरावृत्ति का अर्थ होता है पुनः आवृत्ति होना, यानी दोबारा से आना। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक से अधिक शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। जो 3 बेर खाती हैं वह 3 बेर खाने लगी हैं। एक शब्द में बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ जाता है और यह यमक अलंकार कहलाता है। कभी कभी उच्चारणों के समानता से शब्दों में पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का।
ऐसे वाक्यों को एकत्रित कीजिए जिनमें एक से अधिक पुनरावृत्ति होती है। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों में रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें आपके दो शब्दों को रिपीट किया जाता है या दो शब्दों को एक से दूसरी बार लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति। और पुनरावृत्ति अलंकार भी हमारे व्याकरण में दिया हुआ है। अतः जो भी दो शब्द रिपीट करके आया और व्याकरण के अनुसार आपसे पूछा गया कि यह क्या है या कौन सा अलंकार है, तो ये पुनरावृत्ति अलंकार है। अब यमक अलंकार में 3 बेर खाती हैं। देखो, इसमें बेर का उच्चारण एक साथ नहीं, अलग अलग हो रहा है, लेकिन 2 बार हो रहा है। जैसे 3 बेर खाती थे, ये 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर यानी 3 बार, और 3 बेर यानी जो हम बेर खाते हैं फलों में, जिसे हम कहते हैं झाड़ी के 3 बेर जो फल होता है, उसके लिए बोला गया है। तो यहाँ 2 दे रखे हैं पर दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? आपका यमक अलंकार। और जहाँ एक साथ आकर योजक चिन्ह बीच में हो, वहाँ आपका पुनरावृत्ति अलंकार हो जाता है। तो हमें कुछ उदाहरणों से वाक्य प्रयोग बनाने हैं। जैसे बातों बातों में हम दोनों ने रास्ता पार कर लिया। रह रहकर, मुझे रह रहकर अपने स्वर्गवासी दादी की याद आती है। लाल लाल, सोनू के पास गुलाब के लाल लाल फूल हैं। सुबह सुबह, मेरी दादी सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे का जाप करती हैं। रातों रात, चोर रातों रात घर का सामान लेकर चंपत हो गया या फिर भाग गया। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी दरवाजे पर क्या देखते हो। इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। सेकंड दे रखा है, कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांश में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता या विशेषण क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्द बता रहे हैं। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं। तो विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जो हमने 6th क्लास में भी पढ़े थे और 7th में भी इसके बारे में आया था। अब इसमें जो बता रखा है, गुणवाचक विशेषण वो होता है जो हमारी किसी गुण की विशेषता बताता है। जैसे अच्छा बंदर, सुंदर कार, सुंदर गुलाब। तो यहाँ उसकी गुण क्या है कि वो सुंदर है या अच्छा है। परिमाण होती है तोल, जिसे मीटर, लीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, है ना, ये सब आपके परिमाण होते हैं। जैसे 2 गज जमीन, 2 गज हमारी माप है, इसलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और 4 किलो गेहूँ, 4 किलो भी हमारी माप है, इसलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें काउंटिंग आती है, संख्या आती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें संख्या द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे 4 संतरे, संतरों की संख्या 4 है, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। प्रथम स्थान, स्थान का इसमें प्रथम दे रखा है, तो ये भी संख्यावाचक विशेषण में आता है। सार्वनामिक विशेषण, यह लाल फूल है, तो यह लाल फूल है, इसमें जो भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह सर्वनाम के चिन्हों द्वारा बताई जाती है। जैसे यह लाल फूल है, तो यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। वह तेरी फ्रॉक है, तो तेरी की विशेषता वह है, इसलिए वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से हमारा यह प्रथम पार्ट समाप्त होता है। और सेकंड यानी पार्ट 2 का जो लाख की चूड़ियाँ हैं, जो कामता नाथ द्वारा लिखा गया है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।